हेलो एवरीवन। मैं जीवन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म रैंकविल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की क्लास में बच्चों हम लेक्चर 3 कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 03। ठीक है, इससे पहले हमारी क्लास 01 और 02 आ चुकी हैं जो कि आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर क्लास 03 अगर आपको करना है तो डायरेक्ट क्लास 03 पर ना आए बच्चों। आप सबसे पहले क्लास 01 और क्लास 02 को आप कवर करें। क्लास 01 और 02 में मैंने आपको क्या कराया है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि यूनिट्स हमारी क्या हैं, एंगल्स के बारे में वहाँ पर बताया गया है, एंगल्स हमारे क्या हैं। इसके अलावा सॉलिड एंगल क्या है, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल उसके अंदर बताया गया है। अब देखिए, आज की क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या आपका कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो हमारी पहले की यूनिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही चीज़ें आप पढ़िए। बिल्कुल कंपटीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। जहाँ से हमारी क्या आपका मेन फिजिक्स की स्टार्टिंग होगी, ये क्या है आपका एक तरीके से मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स के। जहाँ से हमारी क्या आपका एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगी, वहाँ से हमें बहुत डेप्थ देखनी पड़ेगी। वहाँ तो हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हमें ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सबसे पहली स्लाइड में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ बेटा, थोड़ा समय जरूर लगा है इस नेक्स्ट क्लास को आने में। ठीक है, अब रेगुलर क्लास रहेंगी लगभग। ठीक है, अब देखिए एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में, प्रीफिक्स हमारे क्या हैं, तो इन सभी के बारे में हमें समझना है। थोड़ा बहुत इंग्लिश में तो इन चीज़ों को आप पढ़ते ही हैं कि प्रीफिक्स क्या है क्या नहीं है, लेकिन एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। एसआई प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, देखिए प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा टर्म किसी भी टर्म के सामने क्या आपका हम लगा दें तो वो क्या आपका प्रीफिक्सेस हो जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स कहलाएगा। एसआई का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एसआई बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनके सामने हमें क्या आपका कोई एक ऐसा प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स लगाना क्यों है, सबसे पहले ये सवाल हमारा ये है। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी यूनिट है या हमारी क्या आपका हमने उसको क्या आपका बहुत छोटी यूनिट बना दिया। अगर उस बहुत बड़ी यूनिट को अगर हमें लिखना है तो इसका मतलब क्या है, उसको क्या आपका वेरी शॉर्ट टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमारे क्या आपका प्रीफिक्सेस कहलाते हैं या एसआई प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या आपका 1000 मीटर लिख सकता हूं। मान लीजिए 1000 मीटर मैंने यहां पर लिखा। 1000 मीटर की अगर बात करें तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो लिख सकता हूँ। 1 किलोमीटर। आ गई बात समझ में। तो यही हमारा जो किलो है ना, यही बेटा हमारा क्या कहलाता है, प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो आप सभी को प्रीफिक्सेस बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए कि प्रीफिक्सेस हमारे क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रीफिक्सेस को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, बहुत आसान शब्दों में आपको प्रीफिक्सेस को देखना है। देखिएगा, मैं यहां पर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि प्रीफिक्सेस को आप याद कैसे करेंगे। प्रीफिक्सेस को आप याद कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या है आपका कोई एक नंबर लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, इस तरीके से एक लाइन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। अब देखिए इसके ऊपर प्रीफिक्सेस हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, इस लाइन को मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए प्रीफिक्सेस देखने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10⁻�0। देखिए जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना वो हमारे किसके ऑर्डर में होते हैं बच्चों, 10 के ऑर्डर में होते हैं। किसके, 10 के ऑर्डर में। तो यहां पर 10⁻�0 ये हमारी क्या होगी, एक बेस होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने यहां पर लिखा 10⁻1। फिर यहां पर क्या आपका बेटा 10⁻2 लिखा। और यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने 10⁻3 लिख दिया। 10⁻3 लिखने के बाद फिर आपको क्या आपका 3 की टेबल आपको स्टार्ट कर देनी है।
फिर 3 की टेबल स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6 के अलावा यहाँ पर 10 की पावर 9 हो गया, यहाँ की अगर बात की जाए तो 10 की पावर 12 हो गया। क्लियर है? तो यहीं तक 10 की पावर 12 तक ही आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से प्रीफिक्सेस में। आप देखिए नीचे की तरफ अगर जाएं तो नीचे क्या रहेगा, यहाँ पर 0 से नीचे जाएंगे तो -1, 10 की पावर -1, यहाँ पर 10 की पावर -2 और यहाँ पर क्या आपका 10 की पावर -3। फिर से टेबल आपको स्टार्ट कर देना है 10 की पावर -6। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर -9, फिर इसके बाद क्या आपका 10 की पावर -12। चलो यहाँ तक और ले लेते हैं, थोड़ी जगह है, तो 10 की पावर -15 हो गया। तो बेटा ये हमारी क्या आपका 10 की पावर जो है ना, ये क्या आपका बड़ी यूनिट्स और छोटी यूनिट्स को लिखने में ये प्रीफिक्सेस हमारी क्या आपका मदद करेंगे। इनको लिखने का भी एक तरीका है। सबसे पहली बात, ये तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, बेस है। 10 की पावर 0 तो हमारे पास क्या है, आपका बेस है। अब देखिए मैं आपसे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 10 की पावर 1 को हमें एक नाम देते हैं डेका। क्लियर है? डेका के अलावा 10 की पावर 2 को क्या आपका नाम दिया जाता है, हेक्टो। हेक्टो। 10 की पावर 3 को एक नाम देते हैं किलो। इसके अलावा 10 की पावर 6 को देखिए डेका, हेक्टो, किलो। 10 की पावर 6 को क्या नाम देते हैं, मेगा। मेगा के अलावा 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा। और 10 की पावर 12 को नाम देते हैं बच्चों टेरा। आगे बात समझ में कि नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक की चीजें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं। क्या है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये प्रीफिक्सेस हैं जिनको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, फिर नीचे की तरफ अगर हम आते हैं, देखिए अगर हम नीचे की तरफ आए, ध्यान दें, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं 10 की पावर -1 को क्या कहते हैं, इसको डेका कहते हैं, इसको डेसी। क्लियर है? डेसी के अलावा 10 की पावर -2 को हम क्या कहते हैं, सेंटी। अब 10 की पावर 3 को माइक्रो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए, सॉरी 10 की पावर 3 को क्या कहेंगे, मिली। क्लियर है? 10 की पावर 3 को क्या कहेंगे, मिली। डेसी, सेंटी, मिली। इसके अलावा इसको क्या कहेंगे, माइक्रो। 10 की पावर 9 को क्या कहेंगे, नैनो। 10 की पावर -12 को पिको। और 10 की पावर -15 को कहेंगे फेमटो। आगे बात समझ में कि नहीं आता? जैसे यहां तक कि आप सभी को बात समझ में आ गई। 10 की पावर प्लस में जा रहे हैं तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। आगे भी है पेटा, एक्सा, जेप्टा, योटो वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनको आपको नहीं देखना है, यहीं तक आपको फिजिक्स में काम चल जाएगा। नीचे की अगर तरफ जाएं तो हम क्या कहेंगे, इसको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। अब सवाल ये कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमें देखना है कि भाई इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। क्लियर है? डेका की अगर हम बात करें तो डेका को क्या आपका स्मॉल डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्टो को क्या आपका स्मॉल एच से, किलो को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेगा को कैपिटल एम से। क्लियर है? गीगा को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और टेरा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप सभी को बात समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, यस और नो? ठीक है, यहां तक की चीजें बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि क्या है। क्लियर है, यस और नो? तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं। जो प्रीफिक्सेस मैं आप सभी को करा रहा हूं तो वो प्रीफिक्सेस आप सभी को समझ में आ चुके हैं। डेसी की अगर बात करें तो इसको बेटा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी को क्या आपका स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मिली को क्या आपका स्मॉल एम से, माइक्रो को इस म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो को स्मॉल एन से, पिको को स्मॉल पिको पी से, फेमटो को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां तक आपको प्रीफिक्सेस आप सभी को समझ में आ गए कि ऐसा ही प्रीफिक्सेस क्या है। देखिए बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, बारीक यहां समझिए फिजिक्स में,
जिन बच्चों को बारीकियां आती हैं वो बहुत बेहतर होते हैं फिजिक्स में, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात, यहां सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 1 TB, 1 TB आप, इसके अलावा 1 MB लिखा और 1 क्या आपका GB मैंने लिखा। अब सवाल ये कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, आप कैसे पहचानेंगे कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? बात सभी को समझ में आ गई। देखिए ये क्या हो गया, 1 TB हो गया बेटा, 1 TB। और आप सभी को मालूम है कि टेरा कितने के बराबर है, 10⁻12 बाइट के बराबर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैंने मान लीजिए MB लिखा है, तो MB को अगर हम देखें तो मेगा क्या है, 10⁶, तो ये 10⁶ बाइट्स हो गया। क्लियर है, 10⁶ बाइट। GB की अगर बात करें तो ये कितना हो गया, 10⁹ बाइट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इन SI प्रीफिक्सेस को देख करके आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आया। सबसे बड़ा 1 TB है, उससे छोटा क्या आपका 1 GB है, और इसके बाद की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, 1 MB है। क्लियर है सभी को। तो यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। जैसे SI प्रीफिक्सेस की और बात करें और यूनिट के लिए, 1 किलोमीटर को मेरे को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर, किलो 10⁻³ के बराबर है, तो कितने के बराबर होगा, 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बारे में 1 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, सेंटी की कितने के बराबर है, 10⁻⁻² के बराबर है, तो 10⁻⁻² मीटर के बराबर हो गया। क्लियर है। 1 माइक्रोमीटर में लिखना चाहता हूं तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, 10⁻⁻6 मीटर हो गया। तो ये हमारे SI प्रीफिक्सेस का कमाल है। इन सारी चीज़ों को याद करके हम बड़ी आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है कि हम आगे चल करके कौन सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम करने वाले हैं। क्लियर है सभी को। तो SI प्रीफिक्सेस बेटा बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आए होंगे कि SI प्रीफिक्सेस हमारे एक्चुअल में है क्या, यस और नो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए SI प्रीफिक्सेस। कहीं पर भी मैं जैसे देखता हूँ स्टूडेंट के आपका कोई भी सवाल कर रहा है और वहां पर लिखा हुआ आ गया 1 पिकोमीटर, तो बच्चा पूछ रहा है कि सर इस P का मतलब क्या है, इस स्मॉल p का मतलब क्या है। ये चलो वो उसने पढ़ भी लिया है कि 1 पिकोमीटर है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि पिको की जगह मैं क्या लिखूं। तो ये SI प्रीफिक्सेस हमारे क्या होते हैं बेटा, इस्तेमाल आते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। आगे का हेडिंग बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है कि हमें बेटा पढ़ना क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत सी डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ। क्लासेस हमारी थोड़ी छोटी हो रही है लेकिन इफेक्टिव क्लास जा रही है, ठीक है, नो डाउट। बेटा सभी चीज़ों का सॉल्यूशन दिया जाएगा, टेंशन न ले, ठीक है। अब देखिए हमारा काम ही यही है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मैं आपको सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, एक यूनिट को कन्वर्ट करना है, किसी कन्वर्जन हमें करना है, दूसरी फॉर्म में लेकर के जाना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं लेता हूं। मैं फिजिक्स को बेटा सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल से पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहती हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ों को आप रटो, नहीं, एग्जाम्पल से चीज़ों को सोचने की कोशिश किया करो, बड़ी आसानी से फिजिक्स आने लगेगी। अब देखिए मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये कहता हूं कि 1 किलोमीटर बेटा कितने के बराबर होगा, 1000 मीटर के बराबर होगा। ये अभी आपने पढ़ा भी है SI प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, ध्यान देने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1 किलोमीटर बेटा हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है। यहां पर किलोमीटर की अगर बात करें तो ये हमारी क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, ये हमारी लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। बेटा
पहले प्रीवियस लेक्चर्स 1 और 2 में मैंने क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन कितने टाइप की होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ा रखी हैं, आप वहाँ पर जाकर के पढ़ें। ठीक है, सीधे क्लास 03 पर ना आए कि चलिए सीधे क्लास 03 करते हैं। ठीक है, मेरा अपना सीक्वेंस यही है कि अगर पहले वाले लेक्चर्स अगर आप पढ़ के आते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब मीटर की अगर बात करें तो मीटर भी क्या आपका कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको यहां से एक बात तो समझ में आ चुकी है कि जब हम एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन करने पर फिजिकल क्वांटिटी हमारी कैसी रहती है, रिमेन्स सेम रहती है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ड्यूरिंग conversion of units, conversion of units physical quantity remains same, physical quantity remains same। क्लियर है? यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी, ये पहला पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, जब हम कन्वर्जन करते हैं ना एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या रहती है, आपका रिमेन्स सेम रहती है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। क्लियर है? चाहे 1000 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ले जाऊंगा, वो भी तो लेंथ होगी कि नहीं होगी? आगे बात समझ में कि नहीं आता? अगर मैं कन्वर्जन करता हूं तो कन्वर्जन करने पर क्या होगा, सबसे पहली बात हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा, रिमेन्स सेम होगी। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए 1 किलोमीटर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि क्या आपका मीटर से बड़ा है। क्लियर है? किलोमीटर वाली यूनिट है क्या है, हमारी मीटर से बड़ी है। आपने देखा था डेका हेक्टो किलो। ठीक है, तो मीटर की अगर बात की जाए तो मीटर से हमारी क्या है, मीटर की अगर बात करें मीटर से किलोमीटर क्या आपका बड़ा यूनिट है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर यूनिट घटेगी, ध्यान दो एग्जाम्पल क्या है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। मैं ये कह सकता हूं कि ध्यान दो यूनिट के सामने ये जो n है ना, इस 1 को मैं क्या कह सकता हूं, किलोमीटर के सामने जो 1 है इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकता हूं बेटा। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये हमारे पास क्या हो गई बेटा, यूनिट हो गई। क्लियर है? 1000 की अगर बात करें तो ये 1000 हमारी कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके अलावा मीटर की अगर बात करें तो मीटर हमारी क्या है बेटा, यूनिट्स है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं, इस वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं n1 मान लेता हूं, इस वाली यूनिट को u1 मान लेता हूं, इस वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को n2 मान लेता हूं, इस यूनिट को क्या आपका u2 मान लेता हूं। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं इस बात को n1 u1 बराबर बेटा n2 u2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां पर u1 जो यूनिट है ये बड़ी यूनिट है इन कंपैरिजन ऑफ u2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, u1 यूनिट हमारी क्या आपका u2 यूनिट से बड़ी है, लेकिन n1 न्यूमेरिकल वैल्यू n2 न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या है बेटा, छोटी है। समझ में आ गया? तो यहां से एक बात आपने देखी कि अगर यूनिट हमारी घटेगी, अगर यूनिट हमारी क्या होगी, घटेगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि अगर यूनिट छोटी होगी, अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। बात सभी को समझ में आ गई? जैसे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करके ले जाएंगे तो वहां पर क्या आपका यूनिट तो छोटी हो जाएगी लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया है। क्लियर? लेकिन बट यहां पर आपने देखा कि n1 u1 के बराबर है, n2 u2 के बराबर है, और कन्वर्जन करेंगे तो n3 u3 के बराबर होगा, n4 u4 के बराबर होगा। मैं ये कह सकता हूं बट प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट
इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात सभी को समझ में आ गई। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ध्यान दें। 1 किलोमीटर भाई 1000 मीटर के बराबर होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर के भी बराबर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, क्लियर है। तो यहां पर आप सभी ने जान लिया कि N1U1 बराबर है भाई किसके, N2U2 के। अगर यूनिट छोटी होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक बात हमारी फैक्ट है, एक बात हमारी ट्रुथ रहेगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात के बारे में आपने जान लिया है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए कह देता हूं, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इन टर्म्स में। तो आपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बेटा यहां पर देखा है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमारा क्या है क्या नहीं है, यस और नो। यहां तक की चीजें भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं क्या है क्या नहीं है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। देखिए आपने यहां पर बहुत अच्छे से चीजें आपने समझी हैं, चीजों का कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारी यूनिट क्या हो रही है भाई, अगर छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई रॉकेट फिजिक्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो हमसे सवाल पूछे गए इन सवालों के बारे में जानिएगा। देखिए हमसे पेपर में कुछ सवाल यहां से पूछे गए, उन सवालों को हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सवाल ये पूछा जाता है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूं, ध्यान दें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। ये अभी आपने पढ़ा है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ही है। अब देखिए सबसे पहली बात आपने क्या जाना कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन दोनों का प्रोडक्ट भाई हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूं, हमसे सवाल क्या आपका अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ एन वर्सेस यू, एन वर्सेस यू का ग्राफ हमको बताना है। एन बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यू बोले तो क्या आपका यूनिट्स, क्लियर है। एन और यू इन दोनों के बीच का हमको ग्राफ बनाना है। सबसे पहली बात देखिए भाई, ग्राफ अगर आपको बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने प्लेन लिया, एक्स और वाई एक्सिस हमने ले ली यहां पर, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, एन और यू के बीच में हम यहां पर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एन यू बराबर कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं एन बराबर कांस्टेंट अपॉन यू लिख सकता हूं, क्लियर है, कांस्टेंट अपॉन यू। मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मैं इसको रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एन को तो मैंने रखा वाई एक्सिस पर, क्लियर है, और यू को रखा एक्स एक्सिस पर, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, क्लियर है सभी को। अब देखिए n को बेटा मैंने यहां पर रख दिया और u को बेटा मैंने यहां पर रख दिया, क्लियर है। यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब y और x एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और इसकी पावर 1 हो तो इसका जो ग्राफ आएगा ना ऑलवेज वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा बेटा। ग्राफ रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, हीरो बन जाओगे आप, ग्राफ रिप्रेजेंट करने में हीरो बन जाओगे, ये मैं डेफिनेटली आपसे कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहली बात y की पावर 1 और x की पावर 1 हो और एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसका ग्राफ जो आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। भाई देखो जिनके बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है ना, एक को y एक्सिस y मान लो और एक को क्या आपका x मान लो, y और x मान लेंगे तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा और उस ग्राफ को, उस कंडीशंस को देख करके फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ क्या है, देखो जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, यहां पर जब u की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी n की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ये ग्राफ इनफाइनाइट से शुरू होगा। और जब u की वैल्यू क्या आपका इनफाइनाइट हो जाएगी तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा और इनफाइनाइट पर जाकर के क्या आपका u से मिल जाएगा,
आगे बात समझ में। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u का ग्राफ हमारा बन गया। एन वर्सेस यू के बारे में आपने जान लिया यहाँ पर, ठीक है। एन वर्सेस यू का ग्राफ हमारा कैसा बना है, तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर मैं इसको फर्स्ट कह देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए सवाल क्या पूछा जाता है, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ एन वर्सेस 1/u, इसका ग्राफ पूछा जाता है। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया भाई, ग्राफ बनाने से पहले है ना, एक को x मान लो और एक को क्या आपका y मानो। सबसे पहले तो ये देखो कि n और u में रिलेशन क्या है। तो हमें रिलेशन मालूम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट होता है आपस में, ठीक है। तो n बराबर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कांस्टेंट अपॉन u लिख सकता हूं। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n प्रोपोर्शनल टू क्या आपका 1/u। अब देखिए ग्राफ अब जो हमको बनाना है ना बच्चों, वो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, n के बीच में और 1/u के बीच में। n को मैंने y मान लिया और 1/u को मैंने x मान लिया। इसकी जगह बच्चों मैंने यहाँ पर y लिखा और 1/u की जगह मैंने क्या आपका x लिखा। अब यहां से एक चीज देख पा रहे हैं, y की वैल्यू हमारी y की पावर 1 है और x की पावर 1 है। देखो ये वाली कंडीशन नहीं आई। अगर इस तरीके की कंडीशन पूरी फिजिक्स में आपको देखने को मिले तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसा होता है। क्लियर है? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही आपको सवाल करा रहा हूं ग्राफ के, ठीक है। इन ग्राफ्स के सवाल को देखिए, आगे चल करके यूनिट्स जो हमारी फिजिक्स की रन होंगी उसमें क्या आपका ये समझिए ग्राफ के साथ आपको खेलना है, हीरो बन जाओगे वहां पर जाते जाते, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो y की पावर 1, अगर कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जहां पर बेटा y की पावर तो हमारी कैसी है 1 है और x की पावर कितनी है 1 है, तो आप समझ जाइएगा वो इक्वेशन हमारी किसकी होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारा वहां पर कर्व आने वाला है, वहां पर ग्राफ कैसा आने वाला है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या आपका एक्स वाई एक्सिस हमने बनाई, वाई एक्सिस पर तो हमने एन रख दिया और यहां पर हमने 1/u रख दिया। इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें जिसका स्लोप हमारा कैसा होगा 45 डिग्री होगा, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा और ये क्या आपका 45 पर होगा। तो इन दोनों के बीच का ये ग्राफ होगा। समझ में आ गया? मैं आपको बता रहा हूं, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि इन चीजों को बस रिमाइंड कर लो कि मैंने कैसे बनाया है। आगे बात समझ में कि नहीं आता? देखो यहां पर इसका मतलब क्या है, x बढ़ रहा है, y की वैल्यू बढ़ रही है, y बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो यहां तक आपने इसके बारे में जान लिया, प्लॉट वर्सेस क्या आपका n वर्सेस 1/u, इसका ग्राफ आपने देख लिया है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दो ग्राफ और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसमें दो ग्राफ बेटा मैं और सिखाना चाहता हूं, इनको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। इससे पहले ये आपने पढ़े फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा ये सवाल भी हमसे पूछा जा चुका है, ठीक है। हमसे सवाल क्या पूछा जा चुका है कि प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ एन यू वर्सेस यू, इसका हमें क्या आपका ग्राफ बनाना है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान दें भाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। हमें एक रिलेशन तो मालूम है कि एन यू क्या रहता है भाई, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। नहीं आई बात समझ में? एन यू हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये एन यू कांस्टेंट रहेगा तो मैंने इसको भाई वाई एक्सिस पर रख दिया, इसको मैंने क्या आपका एक्स एक्सिस पर रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ हमारा कैसा रहने वाला है, एन यू हमने यहाँ पर लिखा, यू यहाँ पर लिखा, तो ये क्या आपका एन यू की वैल्यू हमारी हमेशा कांस्टेंट आएगी, तो ये ग्राफ आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें, फिर से सवाल आया कि प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ एन यू वर्सेस एन, एन यू वर्सेस एन का ग्राफ हमको बनाना है। तो बेटा कैसे बनाएंगे,
आपको ये तो मालूम चल गया कि भाई एनयू जो हम वाई एक्सिस पर रख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका ग्राफ फिर से क्या आपका इस तरीके से एक कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ तक की चीजें आप सभी को समझ में आई। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुके हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हमारे ग्राफ क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बेसिक मेथड से हम क्या आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। अलग अलग मेथड से मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई सभी को, ठीक है। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि पेन चलाया करो, ठीक है। चलिए अब देखिए, इससे भी पहले कि आपका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं और उनको बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। अभी आपने ये पढ़ा था, अब देखिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हम बहुत आसान शब्दों में सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल के बारे में यहाँ पर जानिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए सब पहला सवाल हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। बेटा 1 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो, जर्नल मेथड की तरफ जाइए, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, इनटू किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए दो सवाल हैं, आसान सवाल है। मान लीजिए मैंने लिखा सबसे पहले 1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। बेटा सबसे पहली बात, अभी हमने एसआई प्रीफिक्सेस जो पढ़े हैं ना, उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। देखो किलो की अगर बात करें तो कितना होता है, 10⁻³ 10,000 मीटर, ठीक है, क्लियर है। आवर की अगर बात करें, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, क्लियर है। तो यहां तक ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। 1 बेटा ये पहले से हमारे पास है ही है, ये वाला 1 लिख रहा हूं, वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर ली, तो ये कितना हो गया, 10/36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5/18, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे कि अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर को अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बेटा मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, तो वो वैल्यू हमारी क्या आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने इसके बारे में जान लिया, चीजें याद रख सकती हैं। सॉल्ट में देखिए डिवीजन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से थोड़ा समय लगेगा। अगर कन्वर्जन करना है तो सीधी सीधी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने कहा कि भाई साहब 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, लो जी 5/18 दो बार कैंसिल, तो ये सीधे सीधे भाई 10 मीटर पर सेकंड आंसर बन गया, क्लियर है। बहुत से ज्ञानी लोग ये भी कह सकते हैं ना सर मैं तो याद नहीं करूंगा, मैं तो सीधे करूंगा। नहीं आई बात समझ में, कैलकुलेशन करूंगा, भाई कर लो, नहीं आई बात समझ। सबसे मेन होता है कि एक्यूरेसी हमारी कितनी आ रही है पेपर में और स्पीड कितनी आ रही है कंपटीशन के पेपर में, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी और बनाने के लिए क्या आपका इन छोटे छोटे टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? आप देखिए इसी की रिवर्सिबल प्रोसेस हमारी ये है, ठीक है। सवाल ये है कि हमें क्या आपका 1 मीटर पर सेकंड को भाई किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ठीक उसी का उल्टा कर लो भाई। अगर मैं सीधी सी बात है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए
तो बेटा यहां से अगर मैं सीधे सीधे करूं तो इस नंबर को इधर की तरफ भेजूंगा तो 18/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फिर से हम देख लेते हैं प्रोसेस, नहीं आई बात समझ में। 36 किलोमीटर पर आवर बेटा हमारा 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो मैं 10 मीटर पर सेकंड में फिर से 18/5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2, तो बेटा ये फिर से 36 किलोमीटर पर आवर आ गया कि नहीं आ गया। इसको बच्चे ना अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, यहां से 18/5 अलग निकालते हैं। ठीक है, क्या करने की जरूरत है भाई, देखो 18 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, 5 डिवाइड में आ गया। इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड के साथ अगर हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें भाई आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रट डालो, समझ में कुछ ना आए। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रटने और समझने में अंतर होता है। ठीक है, या रटने और याद करने में अंतर होता है। तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे की स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, वहां पर चीजों को और अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर अभी बेटा हम कन्वर्जन ही कंप्लीट करवा रहे हैं आपको। ठीक है, एक लेक्चर ज्यादा हो जाए लेकिन चीजें हमारे दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से सेट होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। तो बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे का पॉइंट अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे का सवाल हमारा क्या है, इस सवाल के बारे में जानिएगा। आगे का सवाल, ठीक है, आगे का सवाल है कन्वर्ट 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं, ठीक ध्यान दो आगे की बात, मैंने मान लीजिए आपसे कह दिया कि कन्वर्ट मान लीजिए मैं कह देता हूं कन्वर्ट 400 किलोग्राम, चलो 500 बोला था पहले लेकिन 400 ही ले लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू सीजीएस सिस्टम। बेटा इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। बात सभी को समझ में आ गई, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब देखिए नया कैंडिडेट जो आया होगा उसको समस्या हो रही होगी कि सीजीएस और एमकेएस क्या है, एफपीएस क्या है। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि सीजीएस क्या है। ठीक है बेटा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो दे रखा है ये कौन से सिस्टम में दे रखा है, एमकेएस में। ठीक है, एमकेएस का मतलब बच्चों में बता चुका हूं जो नया है, एम का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम, के का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, और एस का मतलब बच्चों यहां पर क्या हो गया, सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मीटर किलोग्राम सेकंड के टर्म में दे रखी है तो वो हमारा एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो सीजीएस का मतलब बच्चों हमारा क्या है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम हो गया, और एस का मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये हमारा हो गया। क्लियर है, तो हमें इस एमकेएस सिस्टम को ग्राम और सेंटीमीटर के टर्म में कन्वर्ट करके लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब भाई मेरे को इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान है, मेरे पास यहां पर प्रीफिक्स दे रखा है। प्रीफिक्स क्या दे रखा है, सबसे पहली बात किलो दे रखा है, तो 400 गुणा 10 की पावर 3 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, बिल्कुल हो गया। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि एक मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और की पावर बेटा ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 400 गुणा 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 10 टू दी पावर 2 का होल क्यूब करेंगे तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया।
अब देखिए 10 टू दी पावर 6 को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो 400 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर -6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया 400 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आपने जान लिया और मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? ये 10 की पावर 2 बनेगा और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, तो 10 की पावर -1 इंटू क्या है आपका 4, तो 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या जान लिया इसके बारे में, यहां पर चीजें आप सभी को समझ में आ गई, क्लियर है? तो यहां आप जान चुके हैं कि कितने के बराबर है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जान लिया कि 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा कितने के बराबर है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस सवाल का आंसर आपने बहुत अच्छे से जान लिया है क्या है क्या नहीं है, यस और नो? अब देखिए बेटा आगे का क्वेश्चंस मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, आगे का क्वेश्चन लिखने वाला हूं यहां पर। ठीक है, अब मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं। सवाल क्या है, सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। सवाल क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम, 1 न्यूटन को बेटा हमें कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, 1 न्यूटन की अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो 1 न्यूटन हमारा कौन सी यूनिट है, एसआई सिस्टम की यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात सभी को समझ में आ गई? सबसे पहले ये देखते हैं 1 न्यूटन क्या है। भाई आप सभी को मालूम है कि जर्नल 9th क्लास में भी ये पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है। फोर्स बराबर मास की को क्या लिख सकता हूं, केजी। इसको क्या लिख सकता हूं, एक्सेलेरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी, ध्यान दो, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, 1 न्यूटन कहते हैं। तो आप सभी को यहां तक की चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि 1 न्यूटन एक्चुअल में हमारा क्या है। तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भाई हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। क्लियर है? किसमें, सीजीएस में। अगर मेरे को इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम कर दिया। ठीक है, मीटर की जगह क्या आपका 100 सेंटीमीटर कर दिया, यस और नो? और यहाँ पर भाई सेकंड तो सेकंड ही है यहाँ पर, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो भाई ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट है ना वो क्या कहलाती है, डायन कहलाती है। डायन, डायन क्या कहलाती है, डायन। ठीक है, डायन से आपको याद भी रहेगा क्यों, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 टू दी पावर 5 डायन के बराबर होता है। न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन हमारी क्या आपका एसआई यूनिट्स है, किसकी, आपका फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। डायन की अगर बात करें तो कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, किसकी, आपका फोर्स की, फोर्स की सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि 1 न्यूटन को कैसे हम बड़ी आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस यूनिट में। बड़ी आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और आपने जान लिया बच्चों 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 टू दी पावर 5 डायन के बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 10 टू दी पावर 5 डायन के बराबर होता है। तो यहां तक कि ये चीजें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं कि कितने के बराबर है, यस और नो? ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे की पॉइंट हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट
देखिए नेक्स्ट स्लाइड बेटा, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। फिर से हम कन्वर्जन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कन्वर्जन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, महारत हासिल करेंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा ना, ऐसा नहीं टाइम पास करने वाली बात हो, ठीक है। रेगुलर बहुत लंबे समय से कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अपने पढ़ाए हुए बच्चे, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए हमें अपनी, खुद आप हमारी तारीफ करोगे, कुछ नहीं बताएंगे हम अपने बारे में आपको, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, आगे का सवाल मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कन्वर्ट, बेटा अगर आपको चीजें आने लगी हैं ना, तो आप खुद भी वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद उसका सॉल्यूशन आप निकालो, सॉल्यूशन निकालने के बाद आप चेक करो, मैच करो हमसे, क्या आप सवालों के आंसर सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यस और नो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। भाई 1 जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम, ये हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर है? यहाँ तक की चीजें भाई सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस बिल्कुल। भाई देखो, ऐसे कन्वर्ट करने से पहले है ना, सबसे पहले देखो ये जूल किसकी यूनिट है। जूल हमारी ऐसा ही यूनिट है ऑफ वर्क या एनर्जी कह दो। क्लियर है? वर्क और एनर्जी, ठीक है। बताएंगे कि वर्क की भी यूनिट जूल है, एनर्जी की भी यूनिट जूल है, ये आगे चल करके बताएंगे कि दोनों की सेम कैसे हो गई, बात तो दोनों अलग अलग है। भाई हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, थोड़ा 9th क्लास की फिजिक्स भी आनी चाहिए भाई। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, जब बच्चा 11th क्लास में आता है ना, तो उसको लगता है कि तो हमारी फिजिक्स वीक हो गई। नहीं बेटा, ये फिजिक्स का वीक होना स्टार्ट हुआ ना 9th क्लास से ही स्टार्ट हुआ है, 9th क्लास से ही, 9th क्लास से ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसके लक्षण है ना हमें पता चलते हैं 11th क्लास में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स अगर वीक रही है तो 9th क्लास में आपके साथ धोखा हो गया है, ठीक है। अब देखिए वर्क की हम बात करते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी आपके लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम क्या लिखेंगे बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे लिख दिया। मास को भाई हम क्या लिख सकते हैं, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की ये बेटा एस डिस्प्लेसमेंट है, फिर से मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बेटा हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गया कि 1 जूल क्या है। और सवाल क्या है, सवाल ये है कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 ग्राम। मीटर स्क्वायर की अगर बात करें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 को करेंगे तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? और सेकंड का स्क्वायर बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि सर 10 की पावर 4 कैसे हो गया। लाजवाब, मजा आ गया। समझ में आ रहा है कि मेरे को गड्ढे में जाकर के पढ़ाना है आपको। देखो 1 मीटर भाई हमारा कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को मैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। समझ में आ गया? अब सवाल ये कि 1 मीटर स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो इधर मैंने स्क्वायर लगा दिया भाई और इधर भी स्क्वायर लगा दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी टफ कॉन्सेप्ट, वेरी टफ कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा तो टफ हो ही नहीं सकता है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आती तो नहीं आती, चीजें पूछा करो, पूछा करो भाई, पूछने से ही बात बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं कह देता हूं कि इतनी सी बात नहीं आती, मैं तो ये कहता हूं छोटी छोटी बात भी नहीं आती है ना, तो वो भी आप पूछो, वो भी पूछो भाई, ठीक है। वेरी गुड। अब बेटा मैं ये कह सकता हूं 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो?
बेटा ये वैल्यू कितने के बराबर थी हमारी, 1 जूल के बराबर। कितने के, 1 जूल के बराबर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सीजीएस सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है ना, वो हमारी कौन सी है बेटा, अर्ग। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 जूल भाई कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। तो आपने जाना था जैसे 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10⁵ डाइन। ठीक है, उसी तरीके से एक जूल हमारा 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। समझे। ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आगे का सवाल हम करते हैं बच्चों, ध्यान दो बढ़िया तरीके से। अब मान लीजिए किसी ने क्या कहा, हमसे एक सवाल कहा, कन्वर्ट 5 न्यूटन जूल की पावर -2, कन्वर्ट 5 न्यूटन जूल की पावर -2 इनटू सीजीएस सिस्टम, इनटू सीजीएस सिस्टम, इसमें कन्वर्ट करना है। अच्छा बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हियर स्टैंड्स फॉर, हियर एन, एन यहां पर न्यूटन को इंडिकेट कर रहा है और कैपिटल जे क्या आपका जूल को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इसको अब हमें सीधी सीधी करना है, इन वैल्यूज को जो हमने निकाला है इनको क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं आई बात समझ, ऐसा नहीं कि जहां पढ़ा वहीं छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जहां पढ़ा वहीं छोड़ दिया, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। ठीक है, तो 5 तो हमारे पास है ही है, 1 न्यूटन कितने सीजीएस सिस्टम में कितने के बराबर होता है, 10⁵ डाइन। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें जूल की पावर, 1 जूल कितने के बराबर होता है भाई, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, की पावर -2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 × 10⁵ डाइन इंटू 10⁻14 अर्ग की पावर -2। तो ये सवाल का आंसर 5 × 10 की पावर 5 और 10 की पावर -14, तो कितना हो गया, 10⁻9 डाइन, डाइन अर्ग की पावर -2। ये हमारा 5 न्यूटन जूल की पावर -2 इतने के बराबर होगा। और चीज़ों को हमें ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आया कि नहीं आया। देखा ना, धीरे धीरे चीज़ें आपकी लय पकड़ रही हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी क्या है बेटा, लय पकड़ रही हैं। और आप यहाँ से बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 1 जूल कितने के बराबर है, 1 न्यूटन कितने के बराबर है, तो ये सारी चीज़ें रिमाइंड होनी चाहिए। एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है वर्क की, एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या है, या एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आनी चाहिए बेटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ तक की चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या है क्या नहीं है। देखिए इससे आगे है ना, यहां तक की चीजें आप कंप्लीट करके लाना, यहां तक की चीजें आप कंप्लीट करके लाना। आगे की क्लासेस जो होंगी मैं कोशिश करूंगा कि वो बड़ी क्लासेस आपको दी जाए। ठीक है, यहां तक की क्लासेस आपको कंप्लीट करके लानी है। इससे आगे की चीजें हम पढ़ेंगे अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। मैनी मोर टाइप्स के क्वेश्चन हमारे बनते हैं बेटा, मैनी मोर टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है। मैं जानता हूं कि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि 11th क्लास की अगर बात की जाए तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों की वजह से पीछे चल रहा हूं कि जो पहले एनरोल हो गए कहीं पर भी, लेकिन उनको फिजिक्स समझ में नहीं आई है। पीछे से समझाने का काम मैं करूंगा। ठीक है, आपने देखा है ना कि आपके स्कूल्स में या कोचिंग में जो आपके पीटीआई या डीपीज होते हैं तो पीछे से घेर करके लेकर जाते हैं सभी को, वो काम मैं कर रहा हूँ। नहीं आई बात समझ। आपको यूट्यूब पर लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि क्लासेस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है बेटा, तो इस वजह से वर्कलोड की वजह से कि आपका क्लासेस डिले कर जाती हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप सब मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी क्लासेस, डे टू डे मैं क्लासेस अपलोड करूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लासेस आ रही है, बहुत अच्छे से आप पढ़ें। आगे की क्लासेस बिल्कुल नहीं भूलेगा। मैं आपको बता दूं, देखो कितने
क्वेश्चंस हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपटीशन में है ना, इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, नीट हो, आईआईटी मेंस हो, एडवांस में नहीं, ठीक है। एडवांस में थोड़ा लेवल अच्छा रहता है, कोई बात नहीं, एडवांस भी हम आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करनी है। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये हमारा ऐप है रैंकविल ऐप, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। पहले तो जीवन सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से क्लासेस थी, तो अब हमने ये डिसाइड किया है हमारे साथियों ने मिलकर के, और हमने बहुत अच्छे टीचर्स आपसे मिलेंगे बेटा जल्दी। रैंकविल ऐप हमारा है, आईआईटी नीट फाउंडेशन इन सब की प्रिपरेशन अभी तक करवा रहे हैं हम, और इससे आगे जैसे ही हम जाएंगे तो आ, और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन, और भी हमारे साथ टीचर्स जोड़ेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। डाउनलोड दिस, ठीक है, और वहाँ पर और कंटेंट पढ़ सकते हो आप एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच।